और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। विकासनगर में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है। चक्राता ब्लॉक के भंगार गांव में ओले गिरे। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। मटर, बीन, गोभी, सेब, पुलम की फसलों को यहां पर खासा नुकसान पहुंचा है। चक्राता ब्लॉक के भंगार गांव में ये ओले गिरे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी ओलावृष्टि वहां पर देखने को मिली। येलो अलर्ट जारी है, ऐसे में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। चक्राता ब्लॉक की ये तस्वीरें, भंगार गांव में ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। मटर, बीन, गोभी, साथ ही सेब, पुलम की फसलों को यहां पर खासा नुकसान पहुंचा है। देखिए तस्वीरें, भारी ओलावृष्टि यहां पर देखने को मिली है। हालांकि तापमान में वहां पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा इस ओलावृष्टि से किसानों को देखने को मिल रहा है। फसलों को यहां पर खासा नुकसान हुआ है। गांव में ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसलों को यहां पर खास नुकसान हुआ है। मटर, बीन, गोभी की फसलें और यहां पर जो मेहनत थी किसानों की, उस पर भी ओले फिरते हुए नजर आ रहे हैं। सेब, पुलम की फसलों को यहां पर नुकसान हुआ है। चक्राता ब्लॉक की तस्वीरें हैं, भंगार गांव में यहां पर ओले गिरे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में ओलावृष्टि भी यहां पर देखने को मिली है। येलो अलर्ट वहां पर जारी है। ऐसे में जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं किस तरीके से बारिश का सिलसिला भी कुछ दिनों से लगातार जारी है। और उसी कड़ी में यहाँ पर आज ओलावृष्टि हुई, भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते भंगार गांव में आप देखिए किस तरीके से ओले गिर रहे हैं। किसानों की फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। और वहीं उत्तराखंड में बाघों को लेकर चिंता वाली खबर आपको बता दें। पिछले 6 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की मौत हो गई। रामनगर कॉर्बेट पार्क में कल भी एक बाघ की मौत हुई है। बाघों की मौत से वन विभाग में हालांकि हड़कंप मच गया है। बाघों का कुनबा बढ़ाने के सरकार के प्लान को यहां पर झटका लगा है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में अपनी चुप्पी साध ली है। बाघ बाघिन की मौत को सामान्य बताया जा रहा है। जंगलों में शिकारियों के होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वन विभाग के अधिकारियों को यहां पर बड़ा झटका लगा है। बाघों की सुरक्षा को यहां पर खतरा नजर आ रहा है। 1.5 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की यहां पर मौत हुई। जनवरी से अब तक की बात करें तो 12 बाघों की मौत हो गई है। साल 2018 के सर्वे में उत्तराखंड में 442 बाघ थे। वन विभाग के बड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है इस पूरे मामले को लेकर। शिवालिक रेंज में बाघों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई है। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघिन घायल हुई थी। शिकारी के शिकंजे में फंसने से बाघिन की यहाँ पर जो थी वो घायल हुई थी और ऐसे में बताया जा रहा है कि शिकारी भी वहां पर मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बाघ बाघिन का जो मौत का आंकड़ा है वो डराने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो 1.5 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की मौत। जनवरी से अब तक की बात करें तो 12 बाघों की यहाँ पर मौत हुई है और एक बाघिन अभी घायल भी मिली थी। शिवालिक रेंज में बाघों की संख्या 150 से ज्यादा है। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघिन घायल हुई थी। शिकारी के शिकंजे में फंसने से बाघिन घायल हुई थी। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, जहां एक तरफ बाघ बाघिन के संरक्षण की कवायद लगातार जारी है, ऐसे में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत हो रही है, तो क्या इसकी वजह पता लग पाई है और अधिकारियों ने चुप्पी क्यों साधी? बिल्कुल, देखिए हर्षा, इस पूरे मामले में वन विभाग के बड़े अफसरों से लेकर छोटे अधिकारी तक बोलने से इनकार कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो राज्य सरकार बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं लगातार जो बाघों की मौत हो रही है। हाल ही में 2 दिन पहले एक बाघिन शिकारियों के फंदे में फंसी और उसका इलाज चल रहा है। वहीं कॉर्बेट पार्क में एक फिर नर बाघ की मौत हो गई है। लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। भले ही बाघ बाघिन की मौत का आंकड़ा ये 6 या 7 हो, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए सालों साल इतना समय इन बाघों के कुनबा बढ़ाने में लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार जो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में, चाहे राजा जी का क्षेत्र हो या फिर कॉर्बेट पार्क में, लगातार जो बाघ बाघिन की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बदस्तूर जारी है, लेकिन वन विभाग
के अधिकारियों के माध्यम से बाघों की ये मौत को सामान्य तौर पर बताया जा रहा है कि उम्र के हिसाब से ही उनकी मौत हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन विभाग के अधिकारी भी बिल्कुल संलिप्तता के घेरे में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिकारी कॉर्बेट पार्क के अंदर घुसे हुए हैं, इस तरीके से अधिकारियों ने जो चुप्पी साधी है उससे भी और कई ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। उत्तराखंड में जेल में बंद माफिया पर शिकंजा कसेगा। जेल में बैठकर नेटवर्क चलाने वाले माफिया पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। टॉप 50 अपराधियों की पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है। टॉप 50 अपराधियों की निगरानी के लिए एसटीएफ की टीमें भी गठित की गई हैं। टॉप 50 में सुनील राठी गैंग, प्रवीण वाल्मीकि, चीनू पंडित शामिल हैं। ऐसे में कलीम और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा गैंग टॉप 50 अपराधियों में शामिल है। तो टॉप 50 की लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है। अपराधियों पर यहाँ पर शिकंजा कसने वाला है। रवि केंद्रा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। रवि, किस तरीके से जेल में बैठकर यहाँ पर नेटवर्क चलाया जा रहा है, किसकी शय मिल रही है, या फिर ऐसा कहें कि पुलिस की लापरवाही है ये? बिल्कुल हर्षा, इस तरीके के इनपुट जो है पुलिस के पास हैं कि जिस तरीके से जो टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट अब एसटीएफ की ओर से तैयार की गई है, उसमें कई ऐसे बदमाश हैं जो खुद तो जेल में हैं लेकिन उनके गुर्गे अभी भी बाहर हैं। और जो इस तरीके के कार्य, चाहे फिरौती की बात हो, रंगदारी हो, लूट हो, हत्या हो, इन तमाम जो गंभीर अपराध हैं इसमें ये गैंग अक्सर ही लगे रहते हैं। ऐसे में कई लोग इसमें अरेस्ट होकर जेल में हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अपराधी जेल में है, जो बदमाश जेल में है, उनके नेटवर्क अभी भी पूरी तरीके से सक्रिय है। और इसमें कई, चाहे सफ़ेद पोश हों या फिर कुछ अधिकारी हों, उनकी शय पर ये तमाम काम होते हैं। और यही वजह है कि एसटीएफ ने अब टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है। और इस लिस्ट को तैयार करने के पीछे की वजह है कि इन पर पूरी तरीके से निगरानी रहेगी। जो जेलों में बंद बदमाश हैं उन पर निगरानी रहेगी, और उनके गुर्गे जो बाहर हैं वो क्या कर रहे हैं उन पर भी पूरी तरीके से निगरानी रहेगी। इस टॉप 50 में टॉप 5 की बात करें तो उसमें सुनील राठी गैंग है, चीनू पंडित है, इसके अलावा जीवा गैंग है, जिनके कई बदमाश जो है जेलों में है, लेकिन इनका गैंग भी अभी बाहर सक्रिय दिखाई देता है। तो यही वजह है कि जेल से इस तरीके का नेटवर्क ना चल सके। एसटीएफ ने इसकी पूरी तैयारी कर दी है, लिस्ट तैयार हो रखी है, बाहर भी नजर रहेगी और जेल के भीतर भी नजर रहेगी। इसके साथ ही कुछ सफेद पोश जो इसमें शामिल होने की जो आशंका है उन पर भी नजर रहेगी। तो ऐसे में किसी भी तरीके का अपराध जेल में बैठकर घटित न हो, किसी की शय पर कोई अपराध न हो, इस तरीके से पूरी एक तैयारी एसटीएफ की ओर से की गई है। और यहाँ पर जो टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट यहाँ पर लगातार तैयार की जा रही है। जल्द ही इन सभी पर शिकंजा भी कसने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज चंपावत में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जीआईसी चौक से गौराल चौड़ मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऐसे में 1 साल की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। और इसी को लेकर ये पूरी जनसभा होने वाली है। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की यहाँ पर जानकारी देंगे। कई अहम योजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं सीएम धामी। तो जीआईसी चौक से गौराल चौड़ तक यहाँ पर ये रोड शो होने वाला है, जिसमें 1 साल की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी भी दी जाएगी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। एक ट्रैक एजेंसी के जरिए 3 ट्रैकर्स तपोवन ट्रैक पर निकले थे, जब बर्फबारी के कारण फंस गए थे। 30 मई को वृंदावन और देहरादून के 3 ट्रैकर्स तपोवन में फंसे और ऐसे में 31 मई शाम को एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। और ऐसे में अब तीनों ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर गंगोत्री लाया गया। लेकिन इस मामले में पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग एजेंसी से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण न मिलने पर पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए 2 तस्वीरें, ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया गया। तपोवन में ये 3 ट्रैकर्स फंस गए थे। एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने इन तीनों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला है। इस पूरे मामले में पर्यटन विभाग ने जो ट्रैकिंग एजेंसी थी जिसके द्वारा इनको ये गाइडेंस दी गई थी, उन तीनों जो कि वहां पर फंस गए थे, ट्रैकिंग एजेंसी से 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है। 2 तस्वीरें। वन विभाग को निर्देश दिए गए नायब जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उसके हिसाब से लोगों को परमिट किया जाए और किसी भी प्रकार से असंगठित लोगों को और बिना तैयारी के लोगों को ट्रैकिंग पर न जाने दिया जाए। ऐसी एक घटना 31 तारीख की आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वहाँ फंसे होने की सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा चॉपर की डिमांड की गई थी, तो उसमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में हर कोई चॉपर ऐसे राहत कार्य में नहीं जा पाता है। ये पूर्व तैयारी के दृष्टिगत उन्हें कोऑर्डिनेट किया जाना था, लेकिन एसडीआरएफ के द्वारा उनको सुरक्षित गंगोत्री लाया गया। उन लोगों को ये भी देखा गया, ना उनकी तबीयत खराब थी, ना उनके द्वारा खाली एक गलत सूचना देते हुए संसाधनों का मिसयूज किया गया। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और वो ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
और उत्तराखंड में जल्द ही बड़े स्तर पर इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजित कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। जल्दी इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो नवंबर से दिसंबर के महीने में बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट होगा, आगाज होगा और खुद सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आमंत्रित करेंगे, शामिल करेंगे और ऐसे में पीएम मोदी ही इस पूरे कार्यक्रम का आगाज करेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 3000 एकड़ पर जो है एक नई टाउनशिप बनाने का भी काम है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा 22,000 रोजगार के नए सृजन होने हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी खुरपिया फार्म में ही बनना है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर आने की इच्छा व्यक्त करी है। तो राज्य सरकार सबका स्वागत करेगी और हम सभी इन्वेस्टर से, सभी जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को लाने का काम करें। हम उद्योगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। सकारात्मक रूप से वन विंडो सिस्टम, ठीक प्रकार से एकल खिड़की व्यवस्था लागू करके हेमकुंड साहिब यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। आज घांगरिया से 2255 यात्री रवाना हुए। गोविंद घाट से घांगरिया रवाना ये यात्री हुए हैं और ऐसे में हेमकुंड साहिब मार्ग पर अब भी बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में 6 फीट तक की बर्फ जमी हुई है। लगातार बर्फ को हटा के वहां पर रास्ता बनाया जा रहा है और ऐसे में रफ्तार जो है यात्रियों के वहां पर पहुंचने की, उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। घांगरिया से 2255 यात्री रवाना हुए हैं। गोविंद घाट से घांगरिया रवाना ये यात्री किए गए। तो लगातार यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मत्था टेकने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन बर्फबारी लगातार कपाट खुलने के दिन से ही बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में लगातार बर्फ को हटाकर वहां पर रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बर्फबारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी बीच में कि रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ गया था। वापस जब यात्रा को खोला गया तो आज घांगरिया से 2255 यात्री रवाना हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6 फीट तक की बर्फ वहां पर जमी हुई है और ऐसे में लगातार ये अपील भी की गई थी जो 60 साल से ऊपर के यात्री हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो यात्रा पर फिलहाल आने से बचें। तो देखिए तस्वीरें हेमकुंड साहिब की तस्वीरें हैं, जहां पर मार्ग पर अभी बर्फ जमी हुई है। मोटी चादर बर्फ की यहाँ पर जमी हुई है। 6 फीट तक की बर्फ बताई जा रही है और ऐसे में लगातार वहां पर बर्फ को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि तीर्थ यात्री जो हैं उनको यात्रा करने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया है वहां पर। हालांकि इसी बीच हमने देखा कि जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालु का जारी है। 2255 यात्री आज इस यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। घांगरिया से ये रवानगी हुई है और ऐसे में गर्मी की छुट्टियों के चलते यहां पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। इजाफा हमने देखा किस तरीके से लगातार हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम की सुरक्षा में तैनात कमांडो की मौत का मामला। कमांडो प्रमोद रावत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से हत्या की बात सामने आई है। प्रमोद रावत की आत्महत्या या हादसा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। दून पुलिस दोनों पहलुओं को लेकर लगातार दोनों एंगल्स पर जांच में जुटी है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि गोली लगने से ये मौत हुई है। प्रमोद रावत ने आत्महत्या की या फिर ये पूरा हादसा था, हालांकि इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस की जांच लगातार जारी है। दोनों एंगल से, दोनों पहलुओं से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। कमांडो प्रमोद रावत की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि हमने आपको बताई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।